स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लोरेंट्ज फोर्स। इसी के अंदर हम वेलोसिटी सिलेक्टर को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो सपोज करते हैं, पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करूंगा। लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट्स, ये देखें कि एक सर्टेन रीजन है आपके सामने जहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है जी। और सपोज कर लेते हैं कि इसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यानी आप यूं सपोज कर लीजिए, लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव एंड है और ये उसका नेगेटिव एंड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब डियर स्टूडेंट्स सपोज कर लेते हैं कि एक चार्ज्ड पार्टिकल, जैसे मैं यहां पे शो कर रहा हूं कि ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये ऐसे एंटर होता है एक ऐसे रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मुझे एक बात तो बताएं, ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ये एक ऐसे रीजन में एंटर हो रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसके ऊपर तो दो फोर्सेस लगेंगी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगी और एक मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो जब कभी एक चार्ज्ड पार्टिकल एक ऐसे रीजन में एंटर हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हों, तो इस चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। उन दोनों फोर्सेस के सम को हम लोरेंट्ज फोर्स का नाम देते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लिख लेते हैं कि लोरेंट्ज फोर्स क्या है। लोरेंट्ज फोर्स इज बेसिकली द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स जो कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही हैं। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। देखें जी, ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। ये सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। ये चार्ज पार्टिकल जब इस रीजन में आता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे कैसे लगेगी। देखें, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऊपर वाला एंड नेगेटिव है, नीचे वाला एंड पॉजिटिव है। तो एक फोर्स ऊपर से लगेगी नीचे की तरफ, क्योंकि ये वाला एंड इसे रिपेल करेगा और ये वाला एंड इसे अट्रैक्ट करेगा। तो सपोज करते हैं कि भाई जब चार्ज पार्टिकल यहां पे आता है तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है, ये देखें ये मैंने डाउनवर्ड शो कर दी और इसे बता देते हैं कि दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहीं पे मैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताऊंगा। अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। अब राइट हैंड रूल यूज करने का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आप अपने फिस्ट को क्लोज कर लें। थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मिडिल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओपन करें। मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स किधर आ रही है, डाउनवर्ड। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो राइट हैंड रूल है, ये जो फोर्स बताता है, ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए बताता है। हमारा चार्ज तो नेगेटिव है, अगर फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए वो अपवर्ड होगी। तो अब मैं काम कर रहा हूं, मैं यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है उसे अपवर्ड शो करूंगा। अब यहां पे ना 2 मिनट के लिए डियर स्टूडेंट्स आप रुक जाएं। अब मैंने आपको ना एक बात बतानी है स्टूडेंट्स, ये ग्लास बोर्ड है, मैं ग्लास बोर्ड के इस तरफ मौजूद हूं, आप ग्लास बोर्ड के उस तरफ मौजूद हो। देखो ये जो मैंने डायरेक्शन बताई है ये मेरे लिहाज से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप बेटा इसे दूसरी तरफ से ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आप में से बहुत से बच्चे उस तरफ से राइट हैंड रूल अप्लाई करके मुझे ये कहेंगे कि सर ये डायरेक्शन तो नहीं आपने ठीक बनाई, सर मैग्नेटिक फोर्स तो डाउनवर्ड आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो याद रखिएगा कि ये जस्ट ग्लास बोर्ड की वजह से ऐसे है, क्योंकि वीडियो फ्लिप हो जाती है तो जिसमें डायरेक्शंस का पता नहीं चलता। क्योंकि इस वक्त जो टीचर हैं आपके, यानी जो मैं हूं, मैं इस साइड पे हूं ग्लास के इस तरफ और आप ग्लास के दूसरी तरफ हैं। इसका बेहतरीन हल ये है डियर स्टूडेंट्स कि आप अपने पेज के ऊपर, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ना, ये डायग्राम आप अपने पेज के ऊपर ड्रॉ करें। ठीक है जी, और उसके बाद आप इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को ड्रॉ करके देखें।
आप ऐसे कीजिएगा, आप ऊपर पॉजिटिव एंड बना दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, नीचे नेगेटिव एंड बना दीजिएगा और एक पॉजिटिव चार्ज को एंटर कीजिएगा। फिर आपको राइट हैंड रूल अप्लाई करके ये पता चल जाएगा कि जो चार्ज्ड पार्टिकल है अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलरली एंटर हो तो उसके ऊपर दो फोर्सेस इस तरीके से लगेंगी, जिनमें से एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, एक मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे फर्दर देखें, मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब ये जो फोर्स है दिस इज द लोरेंट्ज फोर्स, तो इसे याद रखिएगा। अब फर्दर इसे कैसे लिखा जा सकता है, ये देखें, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह आ जाएगा QE, और मैग्नेटिक फोर्स आप जानते हैं Q इंटू V क्रॉस B, ये आपकी मैग्नेटिक फोर्स होगी। ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स, और इन दोनों का जो बेसिकली सम है वो क्या है, लोरेंट्ज फोर्स है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब अगर ऐसा हो कि इस नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल पे यहां पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा, आप इलेक्ट्रिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को वेरी करने से चेंज कर सकते हैं, और आप मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करने से वेरी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो, आप मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं, अगर इस चार्ज्ड पार्टिकल पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो मैग्नेटिक फोर्स की तो क्या होगा, तो इस कंडीशन के तहत एक काम करते हैं हम। अब देखें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, ये है जी QE, तो मैं यहां पे लिखूंगा QE, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज FM QVB साइन, हाँ जी, कितने एंगल के ऊपर एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, 90, तो साइन 91 हो जाएगा। तो पता चला कि स्टूडेंट्स जो मैग्नेटिक फोर्स है ये आ जाएगी QVB, तो ये मैग्नेटिक फोर्स है आपके पास। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट्स, तो अब यहां मैग्नेटिक फोर्स की जगह मैं लिखूंगा QVB। तो जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो ये वाली फोर्स इसको कैंसिल कर देगा और हमारा चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा। मतलब ना तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ जाएगा ना वो मैग्नेटिक फोर्स की तरफ जाएगा, उसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा और बिल्कुल सीधा चला जाएगा। यही आपका वेलोसिटी सिलेक्टर है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, Q को Q से कैंसिल कर दें, अब यहां पे आप फर्दर लिख सकते हैं, ये देखें V निकाल लें, स्पीड E ओवर B, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिवाइड करने से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी चार्ज पार्टिकल की, तो इस वजह से इसे वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। और ये एप्लीकेबल कब है, इस फॉर्मूला की जरा एप्लीकेशन को समझिएगा कि वो बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, और चार्ज्ड पार्टिकल को भी इन दोनों फील्ड्स के परपेंडिकुलरली एंटर होना चाहिए, ये तब वैलिड होगा। लेट्स से मैं आपसे एक छोटा सा एमसीक्यू डिस्कस करता हूं। अगर स्टूडेंट्स आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि दो फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, चार्ज पार्टिकल भी उन दोनों फील्ड्स के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 100 न्यूटन पर कूलम लेट्स से, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ है 50 टेस्ला, तो बताइए कि स्पीड या लेट्स से वेलोसिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, आप जस्ट क्या करेंगे, इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू E ओवर B। हाँ जी, E कितना है 100, B कितना है 50, एक जीरो को एक जीरो से कैंसिल कर देंगे डी स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि आप स्पीड निकालें। क्वाइट पॉसिबल कि आपको स्पीड दे दी जाए, आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दी जाए और आपसे बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालिए, ठीक है, यह भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी हो, V की वैल्यू दी हो और मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए। अब देखें एक एमसीक्यू यहां पे ये भी बनता है, द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इज इक्वल टू द यूनिट्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, जो कि क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। तो इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में और क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या वेरिएशन हो सकती है, यहां से आप और कौन कौन से ऐसे रिजल्ट्स हैं जो निकाल सकते हैं। तो जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप लोगों को यह बताया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वल है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो सम है, या लेट्स से इसको उधर ले जाएं तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली ये सम ही है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, जीरो। तो इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स है ये जीरो हो गई, और जब कभी चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो होती है तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। आई होप सो बेटा आपको बात समझ आ गई होगी। दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो दोनों फोर्सेस का सम क्या होगा, जीरो। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट एक्सेलरेशन जीरो। अगर बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहेगी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखिए अभी बात चल रही है, कंटिन्यू है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर मुझे बताइए कि वेलोसिटी का चेंज क्या होगा, वेलोसिटी का चेंज जीरो होगा और चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। अब ये वर्ड मैं यहां पे लिखता हूं, अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स एक और छोटा सा पॉइंट है, अगर चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड है, उसका नेट एक्सेलरेशन जीरो है, उस पर नेट फोर्स जीरो है, वो जिस स्पीड या वेलोसिटी के साथ इस कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स के अंदर एंटर हुआ, वो उसी वेलोसिटी या स्पीड के साथ सेम पाथ के अलोंग मूव करता रहेगा। तो फिर वो किस टाइप के इक्विलिब्रियम में हुआ, उसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये वर्ड भी आपने याद रखना है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये देखें, एक इंफॉर्मेशन से हमने कितने ज्यादा रिजल्ट्स को डिड्यूस किया यहां पे। तो आपका जो चार्ज पार्टिकल होगा ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। अब स्टूडेंट्स एक और छोटी सी बात यहां पे डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज मैं ये, बल्कि एमसीक्यू में पूछा जाता है, लेकिन ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि चार्ज्ड पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है, ये सारी बिल्कुल बैलेंस्ड कंडीशन है, ठीक है जी, ये स्पीड मैंने कितनी निकाली है, 2 मीटर पर सेकंड। इसे जरा माइंड में रखिएगा, यही फील्ड है, यही सिनेरियो है, यही चार्ज पार्टिकल है, इसकी स्पीड आपको पता है, इसकी जो वेलोसिटी सिलेक्ट हुई थी बाय मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है जी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर मैं इसी तरह के एक चार्ज पार्टिकल को 2 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा स्पीड से क्या करता हूं, यहां पे एंटर करवाता हूं, तो देन क्या होगा, अगर इस जैसा चार्ज पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से एंटर होगा ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए वैलिड होंगी। तो अब ये जरा पॉइंट समझना है आपने। तो पॉइंट ये है डियर स्टूडेंट्स कि इफ स्पीड इज ग्रेटर देन ई ओवर बी, अब परेशान नहीं होना, ये ई ओवर बी क्या है, ये आप लोगों ने फाइंड आउट की हुई है, क्या है जी ई ओवर बी, ये है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये कौन सी स्पीड है, जिस स्पीड से आप नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इस कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड में एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि ज्यादा इजी हो जाएगा कि ये इसे वी डैश कर लें, वी डैश इज ग्रेटर देन वी। ठीक हो गया बच्चों, ये आपकी स्पीड v है, और जो जिस नई स्पीड से आपने चार्ज पार्टिकल को एंटर किया वो क्या है, ग्रेटर है। तो मुझे बताएं अब आपका चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा। तो आपको नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करती, वट एवर इज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इसने सेम रहना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये देखें, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल की स्पीड पे डिपेंड करती है। तो देखिए फिर क्या होगा, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फोर्स स्पीड के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो आपकी ये जो स्पीड v डैश है ये इस 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है, तो स्पीड को ज्यादा करने से मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगी, आ जाए यहां पे।
तो जब ये फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स की तरफ बेंड होगा। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन आपको एमसीक्यू में दी होगी और लास्ट पे पूछा होगा बताइए चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा, तो आपने बता देना है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है ना उधर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे आएगा, इसका ये मतलब है कि यहां से यूं इस तरफ चला जाएगा। अब अगर ऐसा हो, सेकंड पॉइंट में डिस्कस करता हूं स्टूडेंट्स, अगर वो आपसे ये कह दे लेट्स से जी इफ यही इसी तरह का एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और हमें पता है कि एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी कंडीशन को नहीं चेंज कर रहे। हमें यह पता था कि जब इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम इस कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स के अंदर एंटर करते हैं ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू है, तो इतनी वेलोसिटी उसने गेन करनी है। अब इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे एंटर करें जरा, ठीक है जी। तो लेट्स से मैं कहता हूं इफ v इज लेस देन, इसे v डैश बोले, v डैश इज लेस देन e ओवर b, तो इसका मतलब है v डैश इज लेस देन v। ठीक है, तो अब जरा मैग्नेटिक फोर्स को देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है ये आपको पता है ये स्पीड के प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड कम है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ये वाली फोर्स कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी। तो अब आपका चार्ज पार्टिकल इस फोर्स के अलोंग बेंड हो जाएगा। तो आगे क्या लिखना चाहिए, अब किधर जाएगा चार्ज पार्टिकल, तो आपने लिखना है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस तरह से चीजों को डिस्कस किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक और छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं। लेट्स से मैं कहता हूं जी एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक रीजन है, ये देखें जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन आपके सामने है, ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना हम चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप ये लिख सकते हैं, ये वाला एंड उसका पॉजिटिव एंड है, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। ये कौन सा एंड होगा, ये नेगेटिव एंड होगा। सपोज कर लेते हैं कि हम यहां पे ना एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एंटर करते हैं। ये आया जनाब आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो मुझे बताइए किधर जाएगा, ये इधर आएगा और यहां से इस तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगी, इसके ऊपर लगी इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगा। वो एक्सेलरेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, ये देखें जरा। चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगी है और इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होती है, क्यू ई के बराबर होती है। इस चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन पैदा हुआ, तो एक्सेलरेशन किसने पैदा किया, इलेक्ट्रिक फोर्स ने। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। मैं लिखूंगा दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द चार्ज पार्टिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस एक्सेलरेशन को आप निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। तो इस रिलेशन को आपने याद रखना है। अब इसी तरह से डे स्टूडेंट सपोज करते हैं एक ऐसा रीजन है, लेट्स से एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं कि एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और अगर वहां पे कुछ चार्ज पार्टिकल मूव करे तो क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है, आपको क्या बात पूछी जा सकती है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, लेट्स से ये आपको मैग्नेट का एक पोल नजर आ रहा है, ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये है डियर स्टूडेंट्स मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है, अब आपको ये बात बड़े अच्छे से पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्टेड होती है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे शो कर रहा हूं, इस एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव एंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, इस तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल को, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है जी, ये रहा चार्ज्ड पार्टिकल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है। ये उसकी वेलोसिटी बता दी ना मैंने आपको, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और हमने उसे मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट यानी एंटी पैरेलल, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है नॉर्थ से साउथ
और इसकी वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और ये इस तरफ आ रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स इस पे बताएं क्या होगी, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ठीक हो गया। तो जब यहां पे आप साइन 180 पुट करेंगे, साइन 180 क्या हो जाएगा, जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी जीरो। तो इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगेगी, वो तो जीरो है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक फोर्स तो लगेगी, और वो फोर्स कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। अब ये चार्ज खुद भी पॉजिटिव है और किस एंड की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग स्पीड से नहीं मूव करेगा, मतलब ये आगे जाते जाते इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो इसका आंसर ये हुआ कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहां पे एंटर करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। पहले तो ये याद रखिए, स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया इसका। और दूसरी बात आपने स्टूडेंट्स यहां पे ये याद रखनी है, ये किससे मूव करेगा, डिक्रीजिंग स्पीड से। ठीक है, इसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीजिंग स्पीड से ये मूव करेगा यहां से यहां तक। ट्विस्ट लेके आते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। अगर यहां पे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की बात नहीं करता, मैं कहता हूं जनाब यहां पे है इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इसे जस्ट आप रिलीज कर दें। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है और आपने इसे इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। क्वेश्चन सेम है, डायग्राम सेम, सिनेरियो सेम, चार्ज पार्टिकल की नेचर बदली। अब कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव कर रहा है। तो फिर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180, साइन 180 जीरो, मैग्नेटिक फोर्स जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स तो फिर जीरो होगी इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। अब ये वाला एंड इसे रिपेल कर रहा है और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड इसे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ ही होगा, लेकिन ये जो दूसरी चीज है ना, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीजिंग स्पीड से मूव करता हुआ जाएगा, इंक्रीजिंग स्पीड होगी उसकी। तो स्टूडेंट्स ये चीजें आपने याद रखनी है, इस तरह से आपको बातें पूछी जा सकती हैं और इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स अब हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे उसका नाम है जी E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मैस रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को हम डिस्कस करेंगे। ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आर्टिकल है और ये बेसिकली जो हमने आर्टिकल पढ़ा था कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये उसका बेसिकली सब आर्टिकल है। क्योंकि स्टूडेंट्स जब कभी एक चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर होता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे आपने कुछ ऐसी एक चीज स्टडी की थी कि लेट्स से जी हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली हमने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक बीम को एंटर किया था। आप ये सपोज कर लें कि यहां से इलेक्ट्रॉनिक बीम आ रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक बीम इस तरीके से मूव करके आ रही है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक बीम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है, ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं। लेट्स सपोज कि इनका जो सर्कुलर पाथ है वो कुछ इस तरीके का है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज, तो ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर हो रहे हैं, तो इसके ऊपर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है स्टूडेंट्स वो आप ऐसे निकाल सकते हैं, एफ मैग्नेटिक, जिसकी मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो है जी क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है जी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, साइन 91 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है ये आ जाएगी क्यू वी बी। अब मुझे जरा यहां पे एक बात तो बताइए, मैंने लास्ट टाइम भी आपको आर्टिकल में यह बात समझाई थी कि एक ऐसी फोर्स जो किसी भी मैस की बॉडी को कंपेल करती है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करे, उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो इस आर्टिकल में वो कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है, वो कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा काम कर रही है, वो है मैग्नेटिक फोर्स। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो वहां पे इस तरीके से लिखा होता है
कि यही जो मैग्नेटिक फोर्स है यही आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स बन चुकी है। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो आपने फाइंड आउट की वो किसके बराबर है, क्यू वी बी के बराबर है। और इन जनरल अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो वो होती है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे ये देखें सर्कल के सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस बनेगा आप उसे सर्कल का रेडियस कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि एक वी को ये देखें एक वी से कैंसिल हो गया, तो फर्दर स्टूडेंट्स आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये देखें यहां पे रह जाएगा क्यू बी, बल्कि मैं रीअरेंज करता हूं इसे, आर को इधर ले आए, क्यू और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको इधर ले आए, तो फर्दर मैं लिखूंगा आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। स्टूडेंट्स एम और वी का प्रोडक्ट मोमेंटम है, तो यहीं पे एक फॉर्म बन गई पी मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो आपने ये दो रिलेशंस को अभी याद रखना है कि मोमेंटम का और चार्ज्ड पार्टिकल के रेडियस का आपस में क्या रिलेशन है। मैं लेटर ऑन इसे डिस्कस करूंगा कि यहां से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आइए एक काम करते हैं, ये जो आपको एक एक्सप्रेशन नजर आ रहा है यहां से क्या स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं जस्ट आर को सेपरेट करना चाहूं तो ये वाला रिलेशन है, लेकिन अगर मैं यहां से जस्ट वी को सेपरेट करना चाहूं तो देखें अगर हम यहां से वी को सेपरेट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये ऐसे आ जाएगा, ये देखें एक वी यहां पे रहेगा, आर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा क्यू बी आर डिवाइडेड बाय आर इधर चला गया, क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम। अब स्टूडेंट्स यहां से ना कुछ रिलेशंस आपको बताना चाहता हूं। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो फास्ट इलेक्ट्रॉनिक बीम है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब मैग्नेटिक फील्ड में आके सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं तो सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन क्या है, उसका क्या एक्सप्रेशन है। ये देखें जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आते हैं, एक राउंड कंप्लीट हो गया, एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हुआ, तो कितना टाइम लगा, यानी टाइम पीरियड की बात करनी है, टाइम पीरियड कितना है इस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक बीम का, या फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कितनी है। तो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अब इस V की जगह मैं आर ओमेगा पुट करूंगा और फर्दर रिलेशन मैं यहां पे लिखूंगा, तो इस V की जगह देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, आर ओमेगा, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम। अब स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा। अब ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई एफ, तो इस ओमेगा की जगह जब हम लिखेंगे 2 पाई एफ तो रिलेशन बन जाएगा क्यू बी डिवाइडेड बाय एम। अब फ्रीक्वेंसी को सेपरेट कर लें जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है, तो रिलेशन आएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। तो स्टूडेंट्स ये एक हमारा एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक रिलेशन है जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक बीम इन मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर रहा है। अब आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर टाइम पीरियड बड़ा इजी हो गया, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम पीरियड, तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो टाइम पीरियड देखें क्या बनेगा, टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये बनेगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। अब स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन के अंदर जो डिफरेंट आपको फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, मैं जरा उन फैक्टर्स की भी बात कर देता हूं कि वो फैक्टर्स क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स ये देखें जरा, मैं जिन फैक्टर्स की बात कर रहा हूं वो ये हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये देखें इक्वल है क्यू बी ओवर 2 पाई एम। क्यू चार्ज है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एम उसका मैस है, यानी जिस चार्ज्ड पार्टिकल की आप बात कर रहे हैं उसका मैस, और 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो ये दो रिलेशंस आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो इन दो रिलेशंस को आपने याद रखना है। अब दोबारा से वापस आते हैं इस जगह पे। स्टूडेंट्स देखें आर किसके बराबर है, एम वी ओवर क्यू बी, लेकिन मुझे क्या चाहिए थी, मुझे तो चार्ज टू मैस रेशो चाहिए। अब चार्ज को इधर ले जाते हैं और मैस को इधर ले आते हैं, तो स्टूडेंट्स अब इस रिलेशन से फर्दर मैं लिखूंगा चार्ज टू मैस रेशो, तो ये बनेगी v स्पीड ओवर b आर। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसलिए हम चार्ज को
चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया जिसमें हमने बताया कि चार्ज टू मास रेशो इज इक्वल टू V ओवर बी आर। अब देखें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। मैं फर्स्ट केस को डिस्कस करने लगा हूं जी। नंबर 1, लेट्स से अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं, बी यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर करवाया जाता है। ये इंफॉर्मेशन बस ग्रैब कीजिए, इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है, दोनों को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेम स्पीड के साथ परपेंडिकुलरली एंटर किया गया। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यूज किया है, वो ये है कि इनकी स्पीड मैंने क्या रखी, स्पीड मैंने रखी सेम, ठीक है जी। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे और डिफ्लेक्ट होंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है और मैग्नेटिक फोर्स इनको डिफ्लेक्ट करेगी, तो इनके रेडियाई के बारे में आप क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जो मैंने आपसे शेयर किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली अगर सेम स्पीड के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो तो किसका रेडियस बड़ा होगा, किसका रेडियस छोटा होगा, ये बता दीजिए आप। अब रिलेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं, बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती, तो आइए जरा मैं आपको सिखाता हूं। देखिए मुझे इस पूरे डाटा से ये समझ में आया कि मैंने ये वाला रिलेशन यूज करना है। अब इस रिलेशन को जब मैं यूज करूंगा तो देखिए मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा E by m इज इक्वल टू स्पीड v डिवाइडेड बाय b इंटू r। अब जो चीजें सेम है, कांस्टेंट है, उन्हें जरा सेपरेट कर देते हैं। देखिए जी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज सेम, इसलिए मैंने इसे कैंसिल कर दिया। दोनों की स्पीड सेम, कैंसिल करने का मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में ये टर्म्स कांस्टेंट है तो इन्हें बाहर निकाल लेंगे, ये मतलब है कैंसिल करने का। तो चार्ज सेम, स्पीड सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, आर यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना बी के साथ, तो ये इधर आ जाएगा इसके ऊपर। तो पता चला कि जब आर इधर ऊपर आ जाएगा तो ये बनेगा आर बाय एम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आपको ये बात बड़े अच्छे से पता है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं तो इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो यहां से मुझे ना एक चीज समझ में आई कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से जिस पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा। तो अब आपने मुझे बताना है, जल्दी से बताइए किसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन का मास कम है, लाइटर है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा उसका रेडियस बढ़ा। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो मैं यूं लिखूंगा कि जनाब रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे ना जस्ट समझाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो लिख के दूंगा ये रूल है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। देखें भाई, सपोज करें आपके पास एक हैवी पार्टिकल है, आपके पास एक लाइटर पार्टिकल है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो गई। सपोज कर लेते हैं कि दोनों के ऊपर ना सेम मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। मुझे बताएं जल्दी बैंड कौन होगा या डिफ्लेक्शन शार्प किसकी होगी, रेडियस किसका कम होगा? देखें जो जल्दी बैंड हो जाएगा ना यूं, ये ऐसे, ये जल्दी बैंड हो गया, रेडियस कम, और जो देर से बैंड हुआ उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जिस पार्टिकल का मास कम होगा ना उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। तो ये जस्ट अपने आप को समझाने के लिए ये एक रिलेशन याद रखिए, वो ये है कि जो डिफ्लेक्शन है किसी भी चार्ज पार्टिकल की वो उसके मास के इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। जिसका मास ज्यादा है उसकी आप देखेंगे कि डिफ्लेक्शन क्या होगी, काफी कम होगी, और जिसका मास कम है उसमें आप रीजनेबल डिफ्लेक्शन देखेंगे, उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन को भी याद रखना है। लेकिन जस्ट होल्ड ऑन डियर स्टूडेंट्स, हम आर्टिकल पढ़ क्या रहे हैं, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको ये ही नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो है कितनी या इसका बाकियों के साथ क्या कंपैरिजन है, तो फिर आप कैसे आगे चल सकते हैं। तो देखिए मैं यहां पे ना एक और चीज बता रहा हूं, E/m एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर आप डिफरेंट पार्टिकल्स को सेम स्पीड के साथ, ठीक है,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करें तो यहां से जनाब एक और रिलेशन बन गया है, वो ये है कि E/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। बात समझे? E/m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ऐसे बोल दें। अगर ऐसे नहीं कहना तो फिर बोलें कि E/m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो अब E/m का भी पता होना चाहिए। तो ये जरा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मास रेशो है, हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और हमें इलेक्ट्रॉन के मास का भी पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आज के बाद आपने याद रखनी है, वैल्यू है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। तो ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो है। तो इसी तरह से मैंने पता क्या किया हुआ है, प्रोटॉन की, अल्फा पार्टिकल की, सबकी चार्ज टू मास रेशो को निकाल के इनका आपस में एक कंपैरिजन बनाया है। और मुझे कंपैरिजन ये सिखाता है स्टूडेंट्स, अब ये पॉइंट आपने नोट करना है, कंपैरिजन मुझे ये सिखाता है कि चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन की जो चार्ज टू मास रेशो है ये अल्फा पार्टिकल से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। और एक मजे की बात ये है, चार्ज टू मास रेशो ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगी बच्चों? न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 0, तो 0 ओवर समथिंग 0 आ जाएगा। तो ये भी बात याद रखनी है कि चार्ज टू मास रेशो ऑफ न्यूट्रॉन ये क्या होती है, ये 0 होती है। तो अब देखें, ये जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप सेम स्पीड के साथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स को एंटर कर दें तो फिर उनकी E/m और रेडियस का इनवर्स रिलेशन होगा। तो जिसकी E/m सबसे ज्यादा उसका रेडियस कम, सबसे ज्यादा E/m किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है, तो इसका रेडियस सबसे कम होगा, जल्दी बैंड हो जाएगा। यहां से भी ये चीज जस्टिफाई हो रही है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, इसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा। भाई डिफ्लेक्शन का ये मतलब है, एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी ये डिफ्लेक्शन आ रही है, तो उसका रेडियस आप कहेंगे ये है। एक चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से, उसकी डिफ्लेक्शन ये आ रही है, मैं ऐसे समझा देता हूं, ऐसे, ठीक है, तो उसका रेडियस ये है। तो अब आपको समझ में आ रही है कि ये रेडियस ज्यादा है, ये रेडियस कम है। ठीक है जी, ये ज्यादा डिफ्लेक्शन है, जल्दी हो गई ना, ज्यादा डिफ्लेक्शन है, और ये काफी देर के बाद जाके बेंड हुआ। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक और छोटा सा रिलेशन जो मैंने आपसे स्टार्ट में डिस्कस किया था कि रेडियस का मोमेंटम के साथ भी क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है। देखें जी, अगर मैं इस तरीके से बात करूं, दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है और क्या है, आपके पास प्रोटॉन है। ठीक है जी, और इनके बारे में मैं ये बात कर रहा हूं कि इनका मोमेंटम क्या है, सेम, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी बी क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप लोगों ने एंटर किए। तो बताएं कि इनके जो रेडियाई हैं उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं ये वाला रिलेशन यूज करूंगा जो ये है कि R इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय QB। अभी आपने बोला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का मोमेंटम सेम रखा और इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया, मोमेंटम सेम, कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो फिर रेडियस का किसके साथ रिलेशन लेंगे, चार्ज भी दोनों पे क्या है, सेम, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज भी क्या है, सेम। तो पता चला कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ प्रोटॉन ये दोनों क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। या अगर इनके रेशो की बात की जाए आपसे, वो क्वेश्चन में ये पूछे कि क्वेश्चन यही हो और जस्ट आपसे एक छोटा सा वर्ड चेंज करे, आपसे पूछे भाई रेशो ऑफ रेडियाई टू प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन निकालें, तो डियर स्टूडेंट्स आपने सिंपली कहना ये 1:1 है। तो इस तरीके से आप ये बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो स्पीड है ये देखें ना, इस इलेक्ट्रॉनिक बीम को आपने एक्सेलरेट किया और फिर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया, तो इसकी स्पीड आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसकी स्पीड आप ऐसे निकाल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है।
और इसकी प्रोपोर्शनैलिटी लिखना चाहें तो वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। जितने ज्यादा पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और जितने कम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो स्टूडेंट्स ये देखें, काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ये होता है जी 1/2 mv² इज इक्वल टू VE। अब एक काम करते हैं, यहां से ना V निकालते हैं, तो V यहां से आ जाएगा √2 VE डिवाइडेड बाय m। अब देखेंगे V की वैल्यू आ गई ना आपके पास। अगर स्टूडेंट्स इस V की वैल्यू को आप यहां पे पुट करेंगे तो E/m का एक और रिलेशन बन जाएगा। वो रिलेशन आपने याद रखना है, वो है जी E/m इज इक्वल टू, अब देखें एक इसका रिलेशन ना एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के साथ बन जाएगा, वो ये होगा 2V डिवाइडेड बाय B² R²। तो E/m का एक रिलेशन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के साथ भी है। दोनों में फर्क देखते हैं कि इस रिलेशन में और इस रिलेशन में क्या फर्क है। स्टूडेंट्स ये स्मॉल v है, ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपिटल V है। देखें ये मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, ये कैपिटल V है, ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को डिस्कस कर रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बिल्कुल ऐसे पूछे जाएंगे। अब मैं इसी क्वेश्चन को इसके लिए बना देता हूं। मैं कहता हूं एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली आप एंटर करते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि उनके V सेम है, मैं कहता हूं कि आप इन दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करवा देते हैं। क्या बात बोली मैंने? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवा के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसके परपेंडिकुलरली एंटर कर देते हैं। तो अब अगेन यही बात, उनके रेशो ऑफ रेडियाई बता दें क्या है, या उनके रेडियाई की इंफॉर्मेशन दे, तो आप दोबारा से इस रिलेशन की तरफ आएंगे और देखेंगे क्या क्या चीज सेम है। भाई दोनों का चार्ज मुझे जल्दी से बता दें, क्या सेम है? यस, दोनों का चार्ज सेम है। दोनों का मास सेम है? नो। दोनों का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम। तो R² डिवाइडेड बाय m कांस्टेंट है। यहां पे क्या कांस्टेंट था? यहां पे R/m कांस्टेंट है, तो वहां पे क्या होगा? R² डिवाइडेड बाय m कांस्टेंट। तो यहां से जो रिलेशन बनेगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं, वो ये बनेगा R² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो बात वही है, जिसका मास ज्यादा उसका रेडियस भी क्या होगा? ज्यादा। जिसका मास कम उसका रेडियस भी क्या होगा? कम। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब ये देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। डियर स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने एक रिलेशन देखा जो ये था, R इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय QB। ठीक है, इस रिलेशन को भी जरा आप लोग याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स आपने एक यहां पे रिलेशन देखा एक और, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है? 1/2 mv² इज इक्वल टू VE। यहां से एक काम करते हैं, मैं दोबारा से इस रिलेशन को लिखता हूं और मैंने mv की बेसिकली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये आ जाएगा जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह आप लिख दें VE इज इक्वल टू 1/2 mv²। 2 को उधर ले जाए, रीअरेंज कर लेते हैं। जब 2 को उधर ले जाएंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा रिलेशन, mv इज इक्वल टू mv² इज इक्वल टू 2VE। अब दोनों तरफ मास m से मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों तरफ मास m से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स रिलेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, m² v² इज इक्वल टू 2mve। ठीक है जी, दोनों तरफ अंडर रूट लें, ये आ जाएगा mv इज इक्वल टू √2mv इंटू ई। तो स्टूडेंट्स ये देखें जो मैंने स्टार्ट में आपको रिलेशन लिख के दिया। अब आप पता क्या कीजिए, इस mv की वैल्यू को यहां से पिक करके इस जगह पे पुट कर दीजिए। जब mv की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो फर्दर देखें रिलेशन क्या बनेगा। अब ये रिलेशन बन जाएगा, mv की जगह आ जाएगा √2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय QB। तो देखिए रेडियस का एक रिलेशन मैंने काइनेटिक एनर्जी के साथ भी आपको बताया। तो स्टूडेंट्स
यहां से भी आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं रिलेशन को दोबारा यहां पे लिखता हूं। लेट्स से जैसे उसने बताया कि r किसके बराबर है, ये बराबर है √2m। ये VE है, आप इसे काइनेटिक एनर्जी लिख दें या VE लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक एनर्जी देखें यहां पे VE था ना, तो मैंने उसे यहां पे काइनेटिक एनर्जी मेंशन कर दिया डिवाइडेड बाय QB। तो ये एक रिलेशन आ गया स्टूडेंट्स। देखें अब अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, ये बात बड़ी जबरदस्त है, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो जरा देखिएगा। लेट्स से अगर आपको MCQ इस तरीके से पूछा जाए कि एक जनाब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक पार्टिकल प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ, ये बात बड़ी जबरदस्त है, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है जी। तो अब उनके रेडियाई के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होते हैं। तो अब मुझे बताइए कि उनका जो रेडियस होगा डिफ्लेक्शन के बाद वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आइए यहां पे आते हैं। मुझे एक बात बताएं, मैग्नेटिक फील्ड सेम या कांस्टेंट? ठीक है जी कांस्टेंट। दोनों का चार्ज सेम? जी बिल्कुल सेम। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम? सेम। तो आर क्या है? जो √2 क्या है? ये कांस्टेंट है। तो यहां से जो आर है आप इसे लिखेंगे कि ये √ऑफ मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट्स आप इस सारे लेक्चर में नोट करें, गौर करें, एम्फेसाइज करें, मैं आपको सिखा क्या रहा हूं कि क्वेश्चन की जब स्टेटमेंट आएगी ना आपके सामने, तो आप उसमें से चीजें पिक करके ऐसी प्रोपोर्शनैलिटी बनाओगे। यहां पे मैंने आपको ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी बना के दी, यहां पे मैंने आपको ये देखें ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी बना के दी, मोमेंटम के केस में मैंने आपको समझाया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको रिलेशन को यूज करना आ जाए तो क्वेश्चन जिस मर्जी तरह का आपको आ जाए, लिटरली वो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो ये मैं जस्ट आपको कंडीशंस बता रहा हूं, ऐसे पॉइंट्स को पिक करना है आपने MCQs के अंदर से, स्टेटमेंट के अंदर से। तो फिर रेडियस का मैस के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स लेकिन √2 में जिसका मैस ज्यादा होगा, ठीक है जी, उसका रेडियस ज्यादा होगा। तो मैस ज्यादा, रेडियस, तो देखें रिलेशन में फर्क पड़ जाता है ना। अब देखें यहां पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है, यहां पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m है। यहां पे कंडीशन क्या थी? सेम स्पीड। यहां पे कंडीशन क्या है? सेम काइनेटिक एनर्जी। तो छोटे छोटे वर्ड्स से आपका पूरा MCQ, आपका रिलेशन चेंज हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका E/m का टॉपिक था, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सबसे पहले आपने सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आपने इसका टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।